तो सोयाबीन किसान कैसे मिलेंगे दाम, इसमें आपका स्वागत है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अतुल चतुर्वेदी, जो कि चेयरमैन हैं एशियन पाम ऑयल अलायंस के और एडिबल ऑयल मार्केट के जाने माने जानकार हैं। और साथ ही हमारे साथ संदीप बजोरिया साहब जुड़ रहे हैं, जो कि सीईओ हैं सनविन ग्रुप के और एडिबल ऑयल और ऑयल सीड मार्केट पर बहुत गहरी पकड़ रखते हैं, ना सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट पर बल्कि इंटरनेशनल मार्केट पर भी। तो आप दोनों का बहुत स्वागत है। और मेरा सबसे पहला सवाल, अतुल जी, हमने एक मुहिम शुरू की है ताकि वक्त रहते कुछ सुझाव आप लोगों की तरफ से आ जाएं, उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, ताकि जो सोयाबीन के फार्मर हैं, जो हमारी सबसे बड़ी क्रॉप है ऑयल सीड की, उसके किसानों को कम भाव पर सोयाबीन बेचने को मजबूर ना होना पड़े। अभी चूंकि सोयाबीन के दाम एमएसपी से नीचे चल रहे हैं और अब सोयाबीन की बुआई ऑलमोस्ट कंप्लीट है, अच्छी बुआई हुई है, रिपोर्ट आ रही है, क्रॉप अच्छी है, नई फसल अब आने वाली है 1-1.5 महीने में। तो आप जरा बताइए सर कि नए सीजन में जब नई अराइवल शुरू होगी तो सोयाबीन किसानों को कम भाव पर ना बेचना पड़े, इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा आपकी इस मुहिम के लिए। ये आपके मुंह में घी और शक्कर दोनों, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि आज का जो अपना सोयाबीन का किसान है या मस्टर्ड का किसान है, वो जरूरत से ज्यादा हतोत्साहित होता जा रहा है। आज भी देखिए, आज सोयाबीन ऑलमोस्ट 500-600 रुपए मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कहीं नीचे बिक रहा है। मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट को कुछ न कुछ सीरियस एक्शंस लेने पड़ेंगे, अदरवाइज ये सिचुएशन हाथ से निकलती जाएगी। और अभी तो इस साल तो आपकी क्रॉप अच्छी दिख रही है, आने वाले सालों में आप देखिएगा किसान सोयाबीन बोना बंद कर देगा। आज सबसे बड़ी जो तकलीफ हो गई है अपने सोयाबीन इंडस्ट्री को, उसका रिफ्लेक्शन सोयाबीन के किसानों पे ही पड़ता है, वो ये है कि जो ये क्या नाम DDGS, जो मक्के का एथेनॉल बन रहा है ना, उसका जो रेजिड्यू होता है, उसने सोयाबीन मील के मार्केट को बहुत ज्यादा तकलीफ में ला दिया है। तो सोयाबीन का मील का मार्केट जो 4000 के ऊपर बिकता था, वो आज 3400 रुपए में भी लेवाल नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि DDGS जो है वो 1300 रुपए के आसपास में मक्के का बिक रहा है। तो इसने इसको बहुत ज्यादा तकलीफ दे दी है। और अब आप सोचें कि केवल एडिबल ऑयल के प्राइसेस ऊंचे होके ये सारा कॉम्पेंसेट हो जाएगा, वो मेरे को थोड़ा उसमें शक है। और सेकेंडली, एडिबल ऑयल के ड्यूटीज भी हम लोगों ने बिल्कुल प्रैक्टिकली जीरो रखी हुई है। 5% जो नॉमिनल लग रहा है, उसका कुछ आनी जानी नहीं है। तो वो भी एक बाजारों को, तेल के बाजारों को चलने नहीं देती है। गवर्नमेंट को पता नहीं क्यों लगता है कि तेल के प्राइसेस को कंट्रोल में रखना चाहिए। सब चीजों में इन्फ्लेशन आया है पिछले 20 साल का, अगर आप आंकड़ा देखें, केवल मैं समझता हूँ तेलों में ही इन्फ्लेशन नहीं आया, वहां डिफ्लेशन ही आया है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने अर्बन कंज्यूमर को जरूरत से ज्यादा पैम्पर किया है, और उसका खामियाजा बेचारा ऑयल सीड का किसान भुगत रहा है। तो एक जो सजेशन गवर्नमेंट को काफी कुछ साल पहले, मतलब मध्य प्रदेश में हुआ था, भावांतर स्कीम का, वो स्कीम चालू तो हुई थी, पर उसमें थोड़ी बहुत कुछ तकलीफें आई थी। तो मैं समझता हूँ वो जो तकलीफें थी उसको लर्निंग कर्व समझ के, अगर जो गलतियां उस समय की वो इस साल न करें, तो वो एक सपोर्ट हो सकता है। अब आप सोचें कि सारा कुछ गवर्नमेंट ही खरीद लेगी, वो थोड़ा नामुमकिन भी है, और मैं समझता हूँ गलत भी रहेगा। ठीक है, और मार्केट को डिस्टॉर्ट करेगा। राइट। तो ये आपने सुझाव दिए कि एक भावांतर योजना, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। वो एक अच्छी योजना हो सकती है किसानों को अच्छा भाव दिलाने के लिए। संदीप जी, आप तो ग्लोबल मार्केट के डायनामिक को भी बढ़िया समझते हैं सर, आप जरा बताइए कि फौरी तौर पे क्या कदम उठाने चाहिए, क्योंकि वक्त बहुत कम है और एक बार जब नई अराइवल शुरू होगी और अराइवल जब पीक सीजन शुरू होगा, तो अगर कोई कदम नहीं उठाया गया तो भाव को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर। तो फौरन क्या कदम उठाना चाहिए, ये बताइए। मृत्युंजय जी, फौरन सब में पहले ये करने की जरूरत है कि ये भावांतर जो है वो स्कीम का अनाउंसमेंट कर दिया जाए। बिकॉज अभी जो भी एमएसपी गवर्नमेंट डिक्लेयर कर रही है, वो इन इफेक्ट उस हिसाब से प्रोक्योरमेंट 10-15% मुश्किल से होता है, बाकी प्रोक्योरमेंट हो नहीं पाता है, और किसान का जो है वो डिप्रेशन में चले जाता है। और अभी हमारे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अभी ये साल हम किसान को सपोर्ट नहीं करेंगे तो अगले के सालों में वो सोयाबीन बुना जो है बहुत कम कर देगा, और बहुत दिक्कत बढ़ने वाली इस बात को लेके।
और अभी आप दूसरे हमारे यहाँ मेजर प्रॉब्लम जो यील्ड की है वो तो है ही, उसमें तो गवर्नमेंट को बहुत सीरियसली वर्क करके और नए वैरायटी के सीड लाके और नए एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से किसानों को सब बता के करना आना बहुत जरूरी है वॉर फुटिंग पे। अब मैं ब्राजील गया था अगले महीने डेलीगेशन लेके, ब्राजील में 3500 किलो पर हेक्टर यील्ड है, हमारे यहाँ 1100 किलो पर हेक्टर यील्ड है। तो हम सिर्फ एमएसपी बढ़ा बढ़ा के किसानों को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, बिना यील्ड बढ़ाए, वो भी गलत हो रहा है। हाँ, ठीक यील्ड बात को है। हमारे यहाँ जो अभी 1100 है उसको 2000 ले जाना कम से कम जरूरी है। वर्ल्ड में तो जैसे 3500 है, 3000 अर्जेंटीना में है, अमेरिका में 3000 है, तो ये बहुत जरूरी है। और तो दूसरी बात अमेरिका ये में तो सर जीएम भावांतर सोयाबीन है ना भावांतर संदीप जी। यूएस में तो जीएम सोयाबीन होगा मेरे ख्याल से, जो आप कोट कर रहे हैं। देखिए जीएम सोयाबीन जो है वो भी हमें क्या दिक्कत है, हम उस पर भी विचार करना चाहिए। कॉटन तो हमारा बीटी कॉटन है ही ऑलरेडी। हम्म। आप कोई भी चीज का यदि किसान को सपोर्ट नहीं देंगे और किसान का उत्पादन नहीं बढ़ावाएंगे और किसान की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ावाएंगे और उसको रोक के रखेंगे नई टेक्नोलॉजी से, आप एप्पल का और सैमसंग का तो नए जनरेशन का फोन यूज करेंगे, आपको एप्पल का 13, फोन 14, खाते नहीं है ना 15, सर, 16, एग्जाम्पल ठीक नहीं है 17। संदीप जी। एप्पल का फोन तो हम खाते नहीं है ना। आपके बिरादरी के ही कुछ लोग, मैं ये मेरा नहीं है, आपके बिरादरी के कुछ लोग बड़ा विरोध करते हैं जीएम क्रॉप का, और उनका कहना है कि पहले बाकी उपाय तो यील्ड बढ़ाने का आजमा लें, अगर बाकी उपायों में हम कामयाब नहीं हो पाएंगे तब जीएम पर, जीएम मतलब आखिरी विकल्प होना चाहिए। ये आपके बिरादरी के ही कुछ लोगों का कहना है। मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि पहले ये जो मैं आपको वही कह रहा हूँ कि इसीलिए मैं 1100 से 2000 कह रहा हूँ, मैं 3000 नहीं कह रहा हूँ। तो बाकी के जो सब उपाय करोगे तो 1100 से 2000 हो जाएगा, बिना जीएम के हो जाएगा। तो उसमें हमें ध्यान देने की जरूरत है, और उसी में भी बिना नॉन जीएम की बेटर सीड वेराइटीज है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, किसान को थोड़ा गाइडेंस है, डेमोन्स्ट्रेशन फार्म्स है, ये सब चीजें हम करेंगे तो वो यहाँ तक हम पहुंच जाएंगे। और यहाँ पहुंच जाएंगे और किसान को जब उत्पादन डबल मिलना शुरू हो जाएगा वो वैसे ही खुश रहेगा। आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर साल 10-10% बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज क्या हो रहा है, एक तरफ हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाते जा रहे हैं, फिर अल्टीमेटली वो सपोर्ट प्राइस हम किसान को देते नहीं है, तो किसान नाराज। दूसरी जगह वो सपोर्ट प्राइस इतना ऊंचा रखने से वो मार्केट में वो सीड ढंग से बिक नहीं पाता है, उसका क्रशिंग नहीं हो पाता है, उसका डीओसी का एक्सपोर्ट नहीं हो पाता है, उसका तेल का कोई पैरिटी बनती नहीं है। और वहां दूसरी तरफ जो फिनिश प्रोडक्ट तेल बनता है उसमें हमने इतनी कम ड्यूटी रख रखी है, तो वो सोयाबीन सीड का सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन नहीं हो रहा है, वो तो जो प्लांट चला रहा है उसका सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन हो रहा है। राइट। आप समझ के चलिए, ये इतना बुरा हाल हो रहा है इस तरीके से कि इंडस्ट्री प्रोसेस ही नहीं कर पा रही है। तो अगले सालों में तो किसान को तो सोयाबीन उगाना तो वो कम कर ही देगा, साथ के साथ में इंडस्ट्री के भी जो हालात इतने खराब होते जाएंगे कि कल तुम क्रॉप भी बढ़ा लोगे तो यदि बीमार इंडस्ट्री होगी तो वो क्या करेंगे। तो इसमें वार फुटिंग पे काम करने की जरूरत है। और नंबर 1 2-3 चीजें आप बोलो तो पहली बात है कि इमीडिएट भावांतर स्कीम का अनाउंसमेंट होना चाहिए नेक्स्ट सीजन के लिए। दूसरी बात यह है कि हमको प्रोडक्टिविटी के लिए पूरा जोर लगाना चाहिए बिना जीएम के, और जीएम पे भी विचार करना चाहिए। और तीसरी बात हमको यह है कि हमें जो फिनिश प्रोडक्ट बन रहे हैं वो फिनिश प्रोडक्ट पे जैसे ऑयल है, ऑयल पे हमें इम्पोर्ट ड्यूटी थोड़ी बढ़ानी चाहिए। साथ में हमारा जो सोया मील बनता है उस पर हमको कोशिश करनी चाहिए कि एक्सपोर्ट इंसेंटिव हम दे, कैश इंसेंटिव 10% का एक्सपोर्ट के लिए अलाउ करें। ये सब मेजर लेंगे और एक साथ में लेंगे तो पॉसिबल है कि किसान को हम सपोर्ट प्राइस के आसपास दाम दे पाएंगे, किसान भी खुश रहेगा, वो भी सोयाबीन बढ़ाएगा, उसका उत्पादन बढ़ाएगा, इंडस्ट्री को भी माल मिलेगा, इंडस्ट्री भी प्रोसेस कर पाएगी और एक्सपोर्ट कर पाएगी। क्योंकि भावांतर में ये फायदा है कि मार्केट रेट पे माल बिकता रहेगा, और जो डिफरेंस है प्राइस का, एवरेज प्राइस का, और जो गवर्नमेंट ने एमएसपी बोली उसका किसान के अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। बिल्कुल सर। आज इतना बड़ा फिनटेक सिस्टम डेवलप हो गया, बैंक अकाउंट डेवलप हो गया, किसानों के सबके बैंक अकाउंट खुल गए हैं, आप उसमें 2000, 6000 रुपया जमा कर रहे हैं किसानों के अकाउंट में, पीएम सम्मान निधि के नाम से, किसान सम्मान निधि के नाम से, तो आप ये प्राइस डिफरेंस भी उसमें जमा कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बढ़िया सुझाव है। और मतलब देखिए दोनों एक्सपर्ट जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं ये ऑयल इंडस्ट्री के वेटरन हैं, और दोनों ये कह रहे हैं कि अगर किसानों को अच्छा भाव दिलाना है नए सीजन में तो आपको तत्काल प्रभाव से भावांतर स्कीम पर जोर देना पड़ेगा। लेकिन अतुल सर, एक दूसरा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, ये तो एक टेम्परेरी मेजर्स की बात हम कर रहे हैं, भावांतर स्कीम के अलावा इस वक्त जो अभी संदीप जी ने बात की वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपकी यील्ड बढ़ जाती है तो बिना दाम बढ़ाए, बिना एमएसपी बढ़ाए आपका काम हो सकता है। अगर मान लीजिए अगर हम 1000 से बढ़ के 2000 पे चले जाएं, 1800 तक भी चले जाएं अगर हम, तो भी हम सेम प्राइस में किसानों को अच्छा भाव दे सकते हैं क्योंकि उनकी यील्ड बढ़ जाएगी। वो तो एक लॉन्ग टर्म स्थायी पॉलिसी हो सकती है। लेकिन एक तो भावांतर योजना जो तुरंत कदम उठाने चाहिए इस सीजन में भाव अच्छा दिलाने के लिए, इसके अलावा और क्या देख रहे हैं आप भावांतर के अलावा जो तुरंत हो सकता है, जो पॉसिबल है?
भावांतर के अलावा तो इमीडिएटली गवर्नमेंट को करना चाहिए कि जब क्रॉप की मार्केटिंग स्टार्ट होती है, जैसे समझ लीजिए अक्टूबर मंथ में, उसके पहले इंपोर्ट ड्यूटीज को मिनिमम से मिनिमम 20 या 25% करना चाहिए। एंड सेकेंडली ये तो हम लोग की मतलब रिफाइनरीज की तरफ से भी इल्तिजा है कि जो डिफरेंस है आज की तारीख में ओलिन जो इंपोर्ट हो रहा है, या तो वो रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट में डालिए या आप उसको ड्यूटी डिफरेंस को 15 से 20% करिए। और इन सबके बावजूद एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है कि लॉन्ग टर्म का ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड का ऑपोजिशन रहा है कुछ तबकों में, मैं समझता हूं उनने इंडस्ट्री को जरूरत से ज्यादा हार्म किया है, फायदा नहीं पहुंचाया है। कोई भी किसी की कोई भी व्यू रही हो, क्योंकि आज अपने माने या ना माने हम लोग सब जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड ही खा रहे हैं। तो तेल आज आपका इंपोर्ट हो रहा है हिंदुस्तान में, वो सब जेनेटिकली मॉडिफाइड है। आज आपका जो दूध पी रहे हैं वो भी इनडायरेक्टली जेनेटिकली मॉडिफाइड है। राइट। तो मैं समझता हूँ इसके अपोज करना एक गलत बात है। तो डेफिनेटली इंपोर्ट की ड्यूटीज बढ़नी चाहिए, इससे मार्केटिंग में सपोर्ट आ जाएगा। ओके। और अपने को कंज्यूमर को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आज 90-92 रुपए का तेल बिक रहा है, जो कि इस समय मिनिमम 125 रुपए का दाम नहीं अतुल जी, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन आप सर मतलब बिना कंज्यूमर की जेब पर बोझ डाले भी काम हो सकता है। अगर मान लीजिए भावांतर स्कीम हो जाती है तो वैसे काम हो जाएगा, तो ठीक है। कंज्यूमर वाली बात आपकी एक मतलब बहुत हद तक मैं सहमत नहीं होता हूँ, इसलिए कि वो अलग अलग कमोडिटी वाले अलग अलग रखते हैं कि भाई 2 रुपये, चीनी वाले बोलते हैं 2 रुपये बढ़ गए तो क्या हुआ, तेल वाले यही बात बोलते हैं, सब्जी वाले यही बात बोलते हैं। तो कंज्यूमर, और मैं ये बात बहुत साफ शब्दों में कह सकता हूँ आप लोगों को कि कंज्यूमर इज़ नॉट किंग सर। ये बात बिल्कुल बेकार है, क्योंकि कंज्यूमर ठीक है, मैं सिर्फ सब्जी और फल और कमोडिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी आप देख लीजिए, बाकी जगहों पर भी कंज्यूमर के साथ क्या चीटिंग होती है कई बार। आप एयरलाइंस की स्थिति देख लीजिए, आज से 3 साल पहले एयरफेयर देख लीजिए, अभी देख लीजिए, है ना। आपको आप देखिए, आज ही हमने स्टोरी की है, नकली मसाले अभी भी बिक रहे हैं, है ना। कल एक हमने खबर देखी, चलाई हमने कि सीमेंट का लहसुन बना दिया गया। तो ये सब धोखाधड़ी कंज्यूमर के साथ ही हो रही है। तो कंज्यूमर कहीं से पैम्परिंग नहीं हो रही है सर। ये बात आपकी ठीक है कि भाई उस लिहाज से बहुत कदम उठाने की जरूरत नहीं है। लेकिन संदीप जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, इंपोर्ट ड्यूटी की बात अभी अतुल सर ने की, लेकिन क्या त्योहारी सीजन में ये प्रैक्टिकल होगा? मतलब मैं जानना चाहता हूं, क्या सरकार के पास ये गुंजाइश है कि अभी बढ़ा दे कुछ ड्यूटी? देखिए, त्योहारी सीजन हमारा सब में बड़ा एंड में मेन फेस्टिवल है दीपावली। और दीपावली हमारी 30-31 अक्टूबर को है। आप ठीक है ना। तो हमें दीपावली तक भले आप मत बढ़ाओ ड्यूटी, आप ये अनाउंसमेंट कर सकते हैं कि 1 नवंबर से ये ड्यूटी बढ़ गई और बढ़ने वाली है। आप ऐसा अनाउंसमेंट कर दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। तो आपको त्योहारी सीजन में यदि जरा भी कोई कीमतों में आगे पीछे नहीं होना है तो नहीं होगा, कोई बात नहीं है। आगे 1 नवंबर से किसान तो सोयाबीन लाना शुरू करेगा अक्टूबर मिडल में, तो नवंबर से यदि ड्यूटी बढ़ने वाली है तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, जिसमें दोनों का ख्याल रखा जा सकता है। तो ये हमें करना जरूरी हो गया है, और ये जब तक हम नहीं कर रहे हैं तब तक आप समझ के चलिए हमारा जरा भी इस इकोसिस्टम में बैलेंस नहीं रह रहा है। राइट सर। और इकोसिस्टम में बैलेंस मतलब 4 खंबे हैं जिसपे पूरी बिल्डिंग या महल लगा हुआ है। 4 खंबे में एक तरफ किसान है, फिर इंडस्ट्री है, फिर कंज्यूमर है और फिर गवर्नमेंट है। बिल्कुल सर। ये 4 खंबे मजबूत होना और चारों का समन्वय होकर होलिस्टिक सॉल्यूशन निकलना जरूरी है। और अभी वो हो नहीं पा रहा है, और वो ना होने के कारण ये डिस्टॉर्शन बन रहे हैं। राइट। ये कुछ वैलिड सजेशन हम जो दे रहे हैं, इस पे गवर्नमेंट इमीडिएट इंप्लीमेंट करेगी तो बहुत अच्छा संतुलन आ जाएगा। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। ये जो आपने 4 पिलर की बात की, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब ट्रेड का होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना फार्मर का होना। अतुल सर, फाइनल रिमार्क सर आपका। मैं चाहता हूं कि अगली बार जब आप लोगों से बात करें तब तक कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हो जाए। देखिए, एक जो अभी बात हो रही थी ना इन्फ्लेशन की, अगर आप इस समय देखें ना, इन्फ्लेशन एडिबल ऑयल में या शुगर में इन सब में कहीं नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यस। और जहां पे इन्फ्लेशन है उसकी तरफ मैं समझता हूँ कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी तवज्जो नहीं दी जा रही है। इन्फ्लेशन है आपका वेजिटेबल्स में, पल्सेस में एंड फ्रूट्स में। तो मतलब दर्द हो रहा है, सर में दबा रहे हैं हम लोग पैर, तो कहीं ना कहीं ये भी एक वो है। पर मैं समझता हूँ ये जो भावांतर है और एडिबल ऑयल के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी है, ये देखिए, अगर मैं 100% संदीप भाई से सहमत नहीं हूँ, मैं समझता हूँ
अक्टूबर के शुरू में भी अगर आप बढ़ा देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सामने जब फसल आ रही है, इतनी बड़ी फसल, तो वो भी बाजारों को बढ़ने नहीं देगी। अच्छा, और जब किसानों को ये मैसेज रहेगा कि हाँ ये दाम बढ़ गए हैं, तो ऑटोमेटिकली उसका सपोर्ट पड़ेगा मार्केट के अंदर। राइट सर। चलिए, तो मतलब हम उम्मीद करते हैं और ये हमारी मुहिम अभी जारी रहेगी। हम इस इंडस्ट्री के पॉलिसी मेकर के लोगों से लगातार हम बात करेंगे इस मुद्दे पर, और ताकि वक्त रहते, हम ये अलार्म इसलिए बजा रहे हैं ताकि वक्त रहते ये कदम उठा लिए जाएं, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी इंपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा है। हम जितना तेल खाते हैं उसका करीब 60% इंपोर्ट करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि ऑयल सीड के फार्मर को बचाया जाए, उनको अच्छा भाव दिलाया जाए, ताकि तिलहन की खेती से उनका मोह भंग ना हो। तो ये मुहिम हमारी जारी है। बहुत शुक्रिया अतुल जी आपका, संदीप जी आपका हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए।